और आपके लिए गुड न्यूज़ ये दे दूं कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री, कोई चार्जेस अवेलेबल, बस 1 या 2 दिन में मुश्किल से मैं अवेलेबल टाइम लगेगा और मैं अवेलेबल करा दूंगा बहुत ही कम प्राइस में। डायरेक्ट लिंक पे जाओगे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएंगी और बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही साफ सुथरे नोट्स बनाए गए हैं। मतलब इतनी मेहनत है, मेहनत के प्यारे बच्चों कैसे हो सभी, आई होप सब अच्छे होंगे, आशा यही करता हूँ मैं, क्योंकि आपकी क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं और आपके पास अब 1 महीना बचा है। तो इसमें हमको तैयारी कैसी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी, तो आपके लिए मैं आ चुका हूं लेकर शॉर्ट वीडियो। बहुत ही कम समय में अच्छा खासा सबको सिलेबस पूरा कवर करूंगा मैं आपके साथ। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये दे दूं कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। और आपके लिए मैंने स्पेशल हैंड राइटिंग में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं जो एकदम क्विक रिवीजन है, बहुत ही अच्छी और आसान भाषा में मैंने नोट्स तैयार किए हैं। आपके साफ सुथरे डायग्राम है उसमें, और आप एक बार देखेंगे चाहे कितने भी आपके पास अच्छे नोट्स हों, आप जब उसको देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा हाँ सर ने वाकई में बहुत मेहनत की है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो सारी देखेंगे, आप पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होने वाले हो। तो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ सारी वीडियोज़ और आपके लिए नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं, इतनी कम कीमत उसकी रखी गई, वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं। जो यूट्यूब पर आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बोर्ड 2026 फिजिक्स के नाम से, उसमें जाएं, आराम से सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, एक एक करके मैं डेली बना दे रहा हूँ। और आपको समय से आप 2-2 बार अगर देख लेंगे तो और ही अच्छी बात है, यानी आपको कोई भी ऐसा नहीं जो फेल कर दे। मैं यकीनन आपको गारंटीड आपके लिए बोल रहा हूँ, और अच्छे नंबर लाओगे। और नोट्स अगर ले लोगे तो एकदम मतलब आप टॉपर्स में अगर हो तो एकदम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। तो बहुत कम कॉस्ट है एक चैप्टर की, मान के चलो आप ऐसे ही 10 या 11 रुपए के आसपास है। अब सोचो 14 चैप्टर हैं तो 100 या 150 रुपए के आसपास नोट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर कंबाइन में अगर पूरा इनका प्राइस रखूँगा तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं रखूँगा, और एक चैप्टर वाइज होगा तो बस 10-11 रुपये, आप ऐसे मान के चलो। तो जो अच्छा लगे वो आप बता देना मुझे, क्योंकि जितनी मेहनत की है उतनी कॉस्ट तो उसकी रखनी चाहिए। आप खुद सोचो 100 रुपये तो आप तो कहीं पे भी खर्च कर देते हो, और आपके लिए जो मेन है जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, आपके 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर निपटा दे। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 वैद्युत आवेश, वो वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। ये चैप्टर 2 है। इसमें से मोस्ट हम 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करेंगे, और जो एकदम एज इट इज़ आपको एग्जाम में वैसे ही लिखनी है, और फुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप बिल्कुल वैसा ही तैयार करें जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके अगर इस तरीके से तैयारी करते हो। तो आपका जो पहला टॉपिक है इसका, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में और किसी द्विध्रुव को जब हम रखते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा याद करने के लिए क्वेश्चन आता है कि बताइए बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसके द्वारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, ठीक है, निगमन कीजिए। तो टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, फटाफट ऐसे ही बिल्कुल नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है। और जो मैंने नोट्स बनाए वो तो तैयार हैं ही। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। साथियों, बच्चों, दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ें। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, कहीं फेल ना हो जाएं किसी भी रीज़न से। आपको अपने पेरेंट्स को चेहरा दिखाना है, दोबारा से शर्म नहीं आनी चाहिए। आप अपने दोबारा से जो आपके जूनियर्स हैं उनके सामने ना बैठें। आपके लिए ये फ़ायदा होने वाला है, मैं गारंटेड आपसे कह रहा हूँ। अगर मेरी ये सारी वीडियोज़ देख लोगे और मेरे नोट्स ले लोगे तो आपको फेल ही नहीं बल्कि इतने अच्छे नंबर लाओगे, आप खुद यकीन नहीं होगा आपको। अगर मैं डेमो में एक चैप्टर आपको नोट्स का दिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे सर वाकई में मुझे सब चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, पहले आप वीडियो देख लो ये पूरी। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, ठीक है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं एक ही उसमें ये पूरा डेरिवेशन करा दूंगा। एक समान हमने क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बाहर को जा रहा है, इसमें हम क्या रख रहे हैं, एक द्विध्रुव को रख रहे हैं बेटा। एक हमने यहाँ पे द्विध्रुव को रख दिया, ठीक है, क्लियर।
द्विध्रुव में क्या होता है आपको पता होगा, द्विध्रुव जो है वो एक पर माइनस क्यू चार्ज होता है एक साइड होता है प्लस का क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की जो दूरी होती है बेटा वो क्या होती है 12 होती है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप यहीं से शुरू कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ी बातें याद रख लोगे तो एकदम क्लियर टॉपिक हो जाएगा। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये, और ये हमने एक द्विध्रुव को रखा है ऐसे, एक पर प्लस का चार्ज होता है माइनस का, एक पर प्लस का। तो प्लस की वजह से जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में वो किसकी तरफ लगता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में, इधर के लिए, और माइनस पर लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बल कौन सा लगता है, F बराबर क्या होता है क्यू ई होता है, तो यहाँ पर क्यू ई यानी ये आवेश और ये वैद्युत क्षेत्र का मल्टीप्लाई, ऐसे इधर को लगेगा F इक्वल टू बेटा क्यू ई, तो इधर को ये बल लगेगा। क्लियर। तो ये क्या करता है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। द्विध्रुव जो है ये वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है, बल युग्म जिसे कहते हैं हम, ये दो बल लग रहे हैं ना, तो इनको ऐसे लाने का प्रयास करता है इसकी दिशा में। अगर ये द्विध्रुव रखा है तो इसको ऐसे लाने का प्रयास करता है। साथियों अगर मैं कहूँ ये वैद्युत क्षेत्र के साथ जो द्विध्रुव है वो क्या यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो आप यहाँ कहोगे हमने मान लिया यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो आपको पता है कार्य होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। अब कार्य कहाँ से करें, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप आ रहा है। तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र में आने का प्रयास कर रहा है, तो हमें तो कार्य करना ही नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, ये आने की कोशिश कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। हम इसको क्या करेंगे, बाह्य बल लगाकर, और इसको वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसका क्या करेंगे, इसके विरोध में बल लगाएंगे। ठीक है, तो हम जो कार्य करेंगे इसकी विपरीत दिशा में करेंगे। जब बल लगाएंगे तो कार्य होगा, है ना। तो जब ये बल लगाएंगे तो कार्य, इनमें जो बल लग रहा है क्या लग रहा है, बल युग्म लग रहा है, यानी एक बल इधर लग रहा है, एक बल, हम इसी बल युग्म के अपोजिट लगाएंगे तो हमारा जो बल होगा इनकी इक्वल होगा, तभी तो ये नहीं आएंगे इधर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बल लग रहा है यहाँ पे वो किस कोण पर, अगर मान लिया ये थीटा कोण पर है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और बेटा ये द्विध्रुव है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा मान लिया। ठीक है, जब हम इस पर बल लगाएंगे यानी एक इधर से जब कार्य करेंगे, इसके विपरीत कार्य करेंगे, तो क्या होगा, ये पहले मान लिया अगर ऐसे था इस तरीके से, ये द्विध्रुव है, जस्ट अ सेकेंड, ये द्विध्रुव रखा है। अब हम इस पर बल लगाएंगे इस तरीके से, जब ये कार्य करेगा तो ये यहाँ से थीटा से हटकर थोड़ा दूसरे एंगल पर आ जाएगा। अभी थीटा एंगल है तो यहाँ पे कुछ और एंगल हो जाएगा, तो हम मान लेंगे पहले ये थीटा है बाद में कुछ और हो गया, तो ये बाद में अभी बात करते हैं। यानी यहाँ से थीटा से कुछ और हो जाएगा। अब दो थीटा तो नहीं कह सकते ना, अगर ये द्विध्रुव यहाँ से हट के इधर आ गया, हमने इस पर बल लगाया बेटा इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ से हटेगा, जब यहाँ से हटेगा तो इधर को जाएगा, तो ये थीटा था, इसको भी थीटा नहीं मान सकते दूसरे वाले एंगल को, तो इसको थीटा 1 और दूसरे वाले को थीटा 2। अगर हम इसको कार्य कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी हट गया, हमने बल लगाया, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण इधर को लगा रहे हैं, हम उसकी इक्वल लगा रहे हैं इधर को, तो थोड़ा बहुत खिसकेगा तो एक सूक्ष्म कार्य होगा। तो पहले हम सूक्ष्म कार्य निकालेंगे। तो सूक्ष्म कार्य जो होता है, कार्य को बेटा हम शो करते हैं W से, और सूक्ष्म कार्य को हम किससे करेंगे, DW से। ऐसी बल करेंगे और इस पर जो एंगल बन रहा है, तो जो एंगल खिसकेगा वो हम मान ले रहे हैं कितना खिसकेगा, डी थीटा। अगर मतलब छोटा सा कार्य कर रहे हैं DW सूक्ष्म कार्य, तो इसके केस में क्या होगा, छोटा सा जो एंगल होगा वो चेंज होगा, तो उसको हमने मान लिया डी थीटा एंगल चेंज होगा। तो सबसे पहले हम अब थ्योरी इसकी लिखते हैं, यहीं पे लिखूंगा मैं आपके सामने, देखो शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि बोलेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव ए बी, इसका नाम रख दो ए और बी, ए बी रखा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू चार्ज, बी सिरे पर प्लस क्यू चार्ज है। और साथ में हम क्या कहेंगे कि इसके विरुद्ध, यहां से लिखो, तब इसके यानी द्विध्रुव के इसके विरुद्ध किया गया सूक्ष्म कार्य,
यानी छोटा सा कार्य क्या होगा बेटा, ठीक है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो यहाँ पे होगा, कार्य बराबर क्या होता है, आप कहोगे कार्य बराबर बल युग्म, यानी ये दोनों बल लगा रहे हैं तो बल युग्म गुणा कितना विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन कौन सा हो रहा है, दूरी कोई ज़्यादा थोड़ी नहीं चली, एक कोण पर विस्थापन हो रहा है, तो जिसको हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन बेटा। तो क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है। जो कार्य सूक्ष्म कार्य है वो कार्य बराबर बल युग्म, इन दोनों बल युग्म के बराबर एक बल लगेगा जब कार्य होगा, तो इनटू उसका विस्थापन। तो यहाँ से क्या होगा, जो बल युग्म होता है इस कार्य को हम dw कह देंगे, छोटा सा है, और बल युग्म आघूर्ण जो इस पर कार्य करता है उसे हम टाउ कहते हैं बेटा। और टाउ बराबर होता है जो बल लगता है, यानी इसके थ्रू जो ये दो बल लग रहे हैं, इन दोनों बल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बल युग्म कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण जो होता है वो टाउ के बराबर होता है, और टाउ एक डेरिवेशन तो उसकी जगह पे पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी बोर्ड फिजिक्स 2026 के नाम से। तो यहाँ पर अगर टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, ठीक है। तो ये टाउ की वैल्यू हम वहाँ से रखेंगे। कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पीई साइन थीटा और क्या हो जाएगा इनटू डी थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये सूक्ष्म कार्य है। अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, कोई भी हम कार्य या कोई भी काम करते हैं, अगर छोटा सा काम किया और हमें उसको पूरे, जैसे हमने मान लिया गोला है, गोले के एक सिरे पर हमने जैसे गॉस की पिरामिड लगाई थी, छोटे से एरिया में हमने काम किया, तो पूरा निकालना है तो हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। मतलब कोई छोटे से पॉइंट की चीज़ निकाल लो आप, पूरे की निकालना हो तो उसका समाकलन कर दो। तो इस छोटे से कार्य का क्या कर देंगे हम यहाँ पे, समाकलन कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि शायद ना दिख रहा हो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य कितना आएगा, आप बोलोगे W इक्वल टू समाकलन कर दो किसका, इस डी डब्ल्यू का। समाकलन कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक का कार्य निकाल रहे हो। हमने बोला था कि जब यहाँ से ये हटेगा और ज़्यादा हटा तो पहली स्थिति हमने θ1 मान ली यहाँ पे, जब ये हट गया, हटने के बाद की स्थिति हमने θ2, तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक का होगा, θ1 से θ2 तक। तो ये समाकलन पे हम लिखेंगे θ1 से θ2, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। θ1 से θ2 तक क्या जा रहा है, द्विध्रुव जा रहा है, उसको जाने में किया गया कुल कार्य जो होगा वो W होगा, और कुल कार्य निकालने के लिए जो dW हमने निकाला है बेटा उसका समाकलन कर दिया, ठीक है। इधर क्या है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, समाकलन यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू θ1 θ2 और dW की जगह पे आ जाएगा पीई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद W बराबर, ये पीई कॉमन है बेटा, और साइन थीटा का अगर हम समाकलन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो साइन थीटा बन जाता है कॉस थीटा माइनस का, ठीक है। साइन थीटा का जो समाकलन होता है बाबू क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और कॉस थीटा का समाकलन होता है प्लस का साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा था, इसका समाकलन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इस साइन थीटा की जगह पे आएगा माइनस का कॉस थीटा, पी ये रहा कांस्टेंट है। अब ये लिमिट जो है θ2 θ1, तो यहाँ पे लिखेंगे θ2 और नीचे θ1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर W बराबर, जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो माइनस को बाहर निकाल लिया, और पीई, और लिमिट जब लगाएंगे तो पहले इस थीटा की जगह पे अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर इस थीटा की जगह पे लोअर लिमिट लगी जाएगी। दोनों लिमिट को रखने में बीच में हम माइनस लगा देंगे, कैसे, कॉस थीटा अपर लिमिट पहले, फिर माइनस कॉस θ2 वो θ1, यानी cos θ2 माइनस कॉस θ1। इस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का cos θ2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 हो जाएगा। तो W बराबर हम लिख सकते हैं cos θ1, सॉरी यहाँ पहले P लिख लो, PE, और यहाँ पे लिखोगे cos θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की
पर किया गया कार्य। लेकिन अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन बोला गया स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ कन्वर्ट हो जाए। जो ये कार्य निकल के आया वह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या है, W है। तो यही कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये U जो है वो W जो है वो U में कन्वर्ट हो जाएगा। U इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई लाइन मिस नहीं करोगे। आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप कंडीशन देते हैं, ठीक है, कंडीशन क्या देते हैं बाबू, ये देखो, अगर बोला जाए ये द्विध्रुव, अगर ये द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत हो, अगर लंबवत होगा तो θ1 क्या हो जाएगा बेटा, θ1 हो जाएगा यदि द्विध्रुव लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, θ1 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आ जाएगी PE और cos θ1 की जगह पे आ जाएगा 90 माइनस cos θ2। क्लियर। तो यहाँ से U बराबर हमें मिलेगा PE cos 90 का मान होता है 0, तो माइनस का ये आ जाएगा आगे और cos θ2 ये मिल जाएगा। क्लियर। अगर बोला जाए जो द्विध्रुव है, ठीक है, द्विध्रुव विस्थापित ना हो, जहाँ है वैसा ही रहे, इसका मतलब विस्थापन कितना हो रहा है, 0, यानी द्विध्रुव जो है इस पर कार्य किया गया, ठीक है, तो ये विस्थापित नहीं हुआ। जब विस्थापित नहीं हुआ तो θ1 से θ2 नहीं बनेगा, तो θ2 जो है वो चेंज हुआ था, वो चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा वो कितना हो जाएगा, वो रह जाएगा 0। तो क्या होगा, विस्थापित ना हो, द्विध्रुव क्या हो, विस्थापित ना हो। तो यहाँ पे θ2 की वैल्यू जो बेटा होगी वो 0 हो जाएगी। तो U बराबर ये 0 और cos 0 का मान 1 होता है, तो माइनस का PE आ जाएगा। P जो है वो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। साथियों, बच्चों प्यारे, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और जो E है वो वैद्युत क्षेत्र है, U है स्थितिज ऊर्जा है। तो आपको ये समझ आ गया कि डेरिवेशन मैंने किस तरीके से पढ़ाया। साथियों, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप इतनी सी मेहनत कर लें कि टाइप करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लग रहा है और किस तरीके से आपकी क्लास लग रही है, या कोई डाउट है इसमें क्लियर ना होता हो तो आप सारी चीज़ें शेयर करिए मेरे से, और बच्चों को यानी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और मैं नोट्स अवेलेबल बस 1 या 2 दिन में मुश्किल से मैं टाइम लगेगा और मैं अवेलेबल करा दूंगा बहुत ही कम प्राइस में। डायरेक्ट लिंक पे जाओगे आपको तुरंत PDF मिल जाएंगी, और बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही साफ़ सुथरे नोट्स बनाए गए हैं। मतलब इतनी मेहनत है, मेहनत के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं है। वो प्राइस सिर्फ इस वजह से रखे गए ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप सीरियस हो एग्ज़ाम को लेकर, तो आप उनको परचेज़ कर सकें। वरना तो ऐसे कोई भी आ जाएगा और बस उनमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, सच बता रहा हूँ मैं। वरना तो इतनी कीमत होनी चाहिए उनकी अच्छी खासी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो साथियों, साथ मेरा दें और कंटिन्यू आप पढ़ाई करें, नोट्स ज़रूर ले लें, और वीडियो फ्री हैं ये आपको मिलती रहेंगी प्लेलिस्ट पे। एकदम इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, फिजिक्स से डर खत्म हो। मैं आ गया मतलब फिजिक्स का डर खत्म, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें मतलब चेक करके, और चीज़ों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जितने भी हैं और पेपर हैं जितने भी कराए हैं, जितने भी मैंने कॉपियाँ चेक करी हैं जिस तरीके से, तो उन चीज़ों को लेकर मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूँ कि आप फेल नहीं होगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप बस यही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स ज़रूर ले लेना ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।